नमस्कार बच्चों, मैं आज आपको युगों का दौर पाठ में विषय है इसका विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। जो आपने पढ़ लिया है इसमें क्या बताया गया है। तो भारतीय कला जो है हमेशा विदेशों से भारतीय कला से हमेशा विदेशी प्रभावित रहते थे, क्योंकि भारतीय कला जो है बहुत ही सूक्ष्म और कारीगरी से भरी होती थी। चाहे वो किसी भी क्षेत्र की कला हो, शिक्षा की हो या शिल्पकारी की हो या व्यवसाय की हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में हमारे भारतीयों का एक प्रभुत्व और वर्चस्व था। तो भारतीय सभ्यता ने क्या किया, दक्षिण पूर्वी एशिया में, जैसा कि इसके पूर्व में मैंने बताया था आपको कि दक्षिण पूर्व एशिया में पूरे भारत का बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और भारतीय सभ्यता और संस्कृति बड़ी तेज़ी से फैली थी। जो जगह है जैसे चंपा है, अंगकोर है, श्रीविजय है, भज्जापहित है और इनके आसपास के स्थान पूर्णतया जो है भारतीय कला से प्रभावित थे। ये बच्चे पुराने नाम हैं, इनके अब नए नाम हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जो जितने भी क्षेत्र थे ये सब भारतीय कला से बहुत ही प्रभावित थे। यहाँ के राज्यों का भारतीयकरण किया गया। यहाँ राजकीय समारोह होते थे, कर्मचारियों की पदवियाँ जो दी जाती थी सब संस्कृत में दी जाती थी। इंडोनेशिया, जावा, बाली, जैसा कि पूर्व में मैंने जिक्र किया था आपको, आदि ने आज तक भारतीय संस्कृति वहाँ पे है। आज भी आप देखते होंगे यहाँ इन जगहों पे जो हमारे देवी देवता हैं इन्हीं की पूजा होती है, ठीक है। जो जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है उनके तो विचार संस्कार बदल गए हैं, लेकिन जो अभी भी भारतीय विचारों को मानने वाले हैं वो इनकी पूजा करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर फिलीपीन है। फिलीपीन द्वीप की जो लेखन कला भारत की ही देन है, कि उनकी लेखन कला बहुत ही प्रसिद्ध है और माना जाता है कि भारत की ही देन है वो। कंबोडिया की वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई है। वहाँ दीवानी और फौजदारी के कानून भारत के प्राचीन स्मृतिकार जो मनु हैं, मनु हमारे देश के माने जाते हैं ना, कि जो भी धर्म जो जीवन जीने की जो रीतियाँ हैं और हमारे देश के जो है माना जाता है मनु की जो है वंश, हमारी परंपरा बढ़ाने में मनु का योगदान रहा है, या वही हमारे मूल हैं। तो मनु ने बहुत सारे नियम लिखे थे। जैसे चाणक्य ने के बहुत सारे नियम जो है अर्थशास्त्र में काम आते हैं, वैसे मनु के जो लिखे नियम हैं वो मनुष्यों के जीवन शैली जीने के काम आते थे। एक मनुस्मृति करके पुस्तक है, तो उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इनमें से ही बौद्ध धर्म के अपनाने वालों ने क्या किया था कि अपना उसमें जोड़ करके कुछ बातें जोड़ करके जो उन्हें और अच्छी लगी थी उनको जोड़ करके उन्होंने बौद्ध धर्म के विस्तार में अपना विस्तार किया था बौद्ध धर्म का। और इनको और आधुनिक कानून व्यवस्थाओं में भी लिया गया। भारतीय जो कला थी वो बहुत ही भव्य थी। भवन कला हुई, वास्तुकला हुई, शिल्प कला हुई, बहुत भव्य थी। तो उसमें लेखक ने ये बताया है कि जो भारतीय भव्य कला और वास्तुकला है वो पूरे भारत में आपको जगह जगह भवनों में या विदेशों में जो भवन बने हैं उनमें आपको दिखाई देगी। अंगकोर और बोरोबुदुर की इमारतें हैं जहाँ पे भारतीयों के द्वारा जो इमारतों की रचनाएं की गई हैं या निर्माण किया गया है उनमें आपको भारतीय छवि बिल्कुल साफ दिखाई देगी। अद्भुत भारतीय कला के अनुरूप तैयार हुई। जावा में जो बोरोबुदुर नाम का जगह है वहाँ बुद्ध की जीवन कथा जो है पत्थरों पे अंकित है, मतलब पत्थरों पे खुदाई करके पूरी कहानी बना दी गई है। मतलब कहानी के पूरे प्रसंग पत्थरों पे उकेर दिए गए हैं। और फिर उसके बाद है कि कई स्थानों पर दीवारों पर नक्काशी में जैसे विष्णु है, राम है, कृष्ण है, इनकी कथाएं लिखी गई हैं। और कंबोडिया के राजा जो जयवर्मन थे उन्होंने अंगकोर को निखारा था और यह जो है एक ठेठ भारतीय नाम था। जयवर्मन नाम जो है भारतीय नाम ही था। मतलब यहाँ के लोगों ने जो वहाँ जाकर धर्म का प्रचार प्रसार किया तो वहाँ के लोग प्रभावित होकर के उन्होंने अपने नाम भी हिंदू संस्कृति के ही अनुसार रखे थे। भारतीय संगीत का भी पूरा वर्चस्व था और यूरोपीय संगीत से, चूँकि भारतीय संगीत जो है यूरोपीय संगीत से बहुत भिन्न था, अलग था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो भारतीय संगीत का काफ़ी विकास हुआ।
और संगीत के क्षेत्र में भारत ने चीन, सुदूर एशियाई पूर्व देश में भी संगीत का इनका पूर्ण। देखो, आपको जो भारतीय संगीत होगा वो सभी शास्त्रीय सभी संगीतों से भिन्न मिलेगा। जो भारत के शास्त्रीय संगीत है उनको गाना इतना आसान नहीं है। आप शास्त्रीय संगीत की जब बारीकियों को सीखे तो आपको लगेगा कि शास्त्रीय संगीत तो बहुत ही कठिन है और नहीं गा पाता, हर कोई नहीं गा पाता। भारतीय कला में जो है प्रकृति को बहुत महत्व दिया गया है। मतलब पेड़ पौधे, वृक्ष, सूरज, चांद, तारे, पहाड़, नदियाँ, झरने आप देखते होंगे, इनकी हम पूजा भी करते हैं। तो प्रकृति को बहुत समाहित किया है भारतीय कला में। तो प्रकृतिवाद का बड़ा प्रयोग रहा है। इस दौरान में गुप्त काल हुआ है और ये जो काल है स्थापत्य कला का जो है एक स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल जो आया, गुप्त वंश का जो शासन आया, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन आया, वो जो एक स्थापत्य कला का मतलब जैसे बड़े बड़े भवनों के निर्माण का, किसी भी शिल्पकारी कलाकारी का एक बहुत ही एक अच्छा समय माना जाता है उसको। मतलब उस दौरान बहुत सारे अच्छे कार्य हुए, तो इसलिए उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में जो स्थापत्य कला ने जो बहुत विस्तार पाया, जिसमें अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा, एलिफेंटा, बाघ और बादामी की गुफाएं। अजंता की गुफाओं में बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। बहुत समय पहले उनके स्वामी ने कहा था, कई संदेश दिए थे कि इन चीज़ों को अपनाओ। उसमें एक था कि स्त्रियों से दूर रहो, उनकी तरफ देखो भी नहीं क्योंकि वो जो है खतरनाक हैं। तो भी उन्होंने चित्रों में सुंदर स्त्रियां, राजकुमारियों और गायिकाओं, बैठी हुई नर्तकियों और खड़ी श्रृंगार करती स्त्रियों के चित्रों को गढ़ा था। और उन्होंने महात्मा बुद्ध की जो छवि बनाई थी, बिल्कुल शांत, एकदम शांत मन से बैठे हुए महात्मा बुद्ध की छवि बनाई थी। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो महात्मा बुद्ध की छवि थी वो शांत थी, लोकोत्तर गरिमा में चित्रित किया गया था। मतलब जो लोग, एक साधारण लोग देख सके जिनको। एलोरा की गुफाओं में कैलाश का विशाल प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया है। एलोरा की गुफाएं आप घूमने जाओ तो उसमें विशाल शिव का, हम गए हैं एलोरा की गुफाएं में देखने, अजंता एलोरा की जो मुंबई के पास है, बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा लगी है, शंकर भगवान की बनी है। और दक्षिण एलिफेंटा की गुफाओं में त्रिमूर्ति, आज भी वो त्रिमूर्ति जो है आज भी प्रसिद्ध है। 3 मूर्ति, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों की चेहरे एक साथ लगे हुए हैं और एक बड़ी सी मूर्ति है। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम की इमारत भी इसी काल में बनी थी। यहाँ शिव की एक खंडित मूर्ति, खंडित यानी जो टूट गई है, खंडित मूर्ति है, लेकिन वो देखने में बहुत आकर्षक है। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश संग्रहालय में विश्व के सृजन और नाश करते हुए नटराज की शिव की प्रतिमा है। नटराज की शिव की प्रतिमा जो नृत्य करते हुए, ऐसे करते हुए है ना शिव की प्रतिमा, आप देखते होगे, पैर थोड़ा सा, हाँ, नटराज की मूर्ति आप देखते होगे, प्रतिमा उसकी बनी, आपको देख नहीं होगा तो इंटरनेट पे देख लीजिएगा आप, वो वहाँ बनी हुई है। अच्छा, इसके बाद जो है कहाँ बनी है? ब्रिटिश संग्रहालय में रखी हुई है, सोचो। और जावा में बोरीबुदुर से बौद्ध शिल्प का एक सिर कोपेनहेगन गया, कोपेनहेगन के ग्लिप्टोटेक ले जाया गया। मतलब यहाँ से लोग गए तो बहुत सारी चीज़ें ले गए थे, उसमें ये भी सम्मिलित था। इसमें बुद्ध की आत्मा को ऐसे दर्शाया गया है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब। इसमें समुद्र की गहराइयों की शांति, आकाश की भांति स्वच्छता और इंसानी सोच से परे रहने का सौंदर्य बताया गया है। तो ये आपका बच्चों है इसमें, मतलब इस